गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जो आज हमारी जो हिस्ट्री चली हुई है 8th क्लास की हिस्ट्री, उसका आज हम 7th चैप्टर करने वाले हैं, महिला जाति एवं सुधार। ठीक है, महिलाओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे और जाति सुधार के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, और जो भी नया स्टूडेंट चैनल से जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जो है आपके पास नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। और जो नया स्टूडेंट चैनल से जुड़ रहा है तो मैंने जो प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जाके एक बार देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना रखी है जो 6th और 7th क्लास की एनसीईआरटी है हमारी, एसएसटी वाला पोर्शन वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। 8th क्लास की जो ज्योग्राफी है वो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हिस्ट्री और सिविक्स हमारी चली हुई है, तो हिस्ट्री का भी आज 7th चैप्टर है 8th क्लास की हिस्ट्री का। ठीक है, और सिविक्स के भी 2 हमारे चैप्टर हो चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा 7th चैप्टर है जो, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ से, क्या आपने कभी सोचा है कि 200 साल पहले बच्चों की ज़िंदगी कैसी रही होगी? आजकल मध्यवर्गीय परिवारों की ज़्यादातर लड़कियां स्कूल जाती हैं और उनमें से बहुत सारी लड़कियों के साथ मतलब लड़कों के साथ पढ़ती हैं। मतलब अभी कंबाइंड वाले स्कूल हो गए ना, पहले ऐसा नहीं होता था, लड़कों का अलग लड़कियों का अलग। ठीक है, तो आजकल क्या है जो और पहले जो मिडिल क्लास के बच्चे थे या जो मध्य वर्गीय परिवार था वो मतलब बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाता था, और लड़कियों को तो खास कर। ठीक है, तो आजकल तो सभी जाते हैं स्कूल में। ठीक है, कोई कोई ऐसा स्थान होगा जहाँ पे मतलब नहीं जाती हैं लड़कियाँ, नहीं तो ज़्यादातर आजकल जो है लड़कियाँ भी स्कूल जाती हैं और वहाँ पे लड़के और लड़कियाँ साथ में पढ़ते हैं। ठीक है, बड़ी होने पर उनमें से बहुत सारी लड़कियाँ कॉलेज और विश्वविद्यालयों में जाती हैं और विभिन्न प्रकार की नौकरियाँ करती हैं। कानूनन शादी के लिए उनका बालिग होना जरूरी है और कानून के अनुसार वे किसी भी जाति व समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकती हैं। यहाँ तक कि विधवाएं भी दोबारा शादी कर सकती हैं। पुरुषों की तरह सभी महिलाएं वोट डाल सकती हैं, पहले ऐसा नहीं होता था ना, और वह चुनाव भी लड़ सकती हैं। बेशक सभी महिलाएं इन अधिकारों का उपभोग नहीं कर पाती। गरीबों को शिक्षा के मौके, एक सेकेंड यहाँ से देखिए, गरीबों को शिक्षा के मौके मुश्किल से मिलते हैं, कम मिलते हैं या मिल ही नहीं पाते। बहुत सारे परिवारों में लड़कियां अपनी इच्छानुसार पति भी नहीं चुन सकती हैं। 200 साल पहले हालत जो है बहुत ही भिन्न थे। ज़्यादातर बच्चों की शादी बहुत ही कम उम्र में कर दी जाती थी। हिंदू व मुस्लिम दोनों धर्मों में पुरुष से ज़्यादा जो है पत्नियां, मतलब जो धर्म है उसमें पुरुष जो है एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते थे। देश के कुछ भागों में विधवाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वे अपने पति की चिता के साथ ही जिंदा जल जाएं। मतलब जब अगर उनका पति मर जाता है तो उनसे ये कहा जाता था कि वो मतलब उसकी चिता पे बैठ के जिंदा ही जल जाएं। देखिए ये दिखाया गया है, एक जो जिसके पति मर गए हैं और उसको जबरदस्ती जो है आग में धकेला जा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ से देखिए, इस तरह स्वेच्छा से या जबरदस्ती मार दी गई महिलाओं को सती कहकर महिमा मंडित किया जाता था। मतलब सती किसको कहा जाता था? जिनका पति मर गया है और वो अपनी इच्छा से जो है उसमें अपने आप को जला देती थी। ठीक है, चिता में। सती शब्द का अर्थ है सदाचारी महिला। क्या है? सदाचारी महिला। सती शब्द का अर्थ क्या है? सदाचारी महिला। संपत्ति पर ही महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित थे। शिक्षा तक महिलाओं की प्राय कोई पहुंच नहीं थी। देश के बहुत सारे भागों में लोगों का विश्वास था कि अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो वह जल्दी ही विधवा हो जाएगी। मतलब लोगों का मानना था अगर कोई भी औरत पढ़ लिख लेगी तो उसका जो पति है वो मर जाएगा और वह विधवा हो जाएगी। ये ऊपर एक चित्र दिखाया गया है, सती बाल्थराज सिल्विन द्वारा बनाया गया ये चित्र है। भारत आने वाले यूरोपीय चित्रकारों द्वारा बनाई गई सती की बहुत सारी तस्वीरों में से यह एक है। सती प्रथा को पूर्वी समाजों की बर्बरता के सबूत के तौर पर देखा जाता था। ठीक है, यहाँ से देखिए, समाज में सिर्फ स्त्रियां और पुरुषों के बीच ही फर्क नहीं था, ज्यादातर इलाकों में लोग जातियों में भी बांटे हुए थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति जो है मानते थे।
जो ब्राह्मण और क्षत्रिय थे वह खुद को ऊंची जाति मानते थे। इसके बाद व्यापार और महाजनी आदि से जुड़ी जातियां, जिन्हें प्राय वैश्य कहा जाता था, का स्थान आता था। फिर काश्तकार, बुनकर व कुम्हार जैसे दस्तकार आते थे, जिन्हें शूद्र कहा जाता था। इस श्रेणी में सबसे निचले पायदान पर ऐसी जातियां थीं जो गांव शहरों को साफ सुथरा रखती थी, ऐसे काम धंधे करती थी जिन्हें ऊंची जातियों के लोग दूषित कार्य मानते थे, यानी ऐसे काम जिनकी वजह से उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती थी। ऊंची जातियां निचले पायदान पर खड़ी इन जातियों के लोगों को जो है अछूत मानती थी। क्या मानती थी? अछूत। इन लोगों की मंदिरों में प्रवेश करने, स्वर्ण जातियों के इस्तेमाल वाले कुओं में पानी निकालने या ऊंची जातियों के आधिपत्य वाले घाट तालाबों पर नहाने की छूट नहीं होती थी। उन्हें निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता था। 19वीं और 20वीं सदी के दौरान इनमें से बहुत सारे कायदे, कानून और नजरिए जो है धीरे धीरे बदलते गए। आइए देखें ऐसा कैसे हुआ। मतलब धीरे धीरे जो है 19वीं 20वीं सदी के दौरान जो है ये कायदे, कानून, ये नियम और लोगों के नजरिए जो है बदलते रहे। ठीक है, देखिए परिवर्तन की दिशा में उठते कदम। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है परिवर्तन की दिशा में उठते हुए कदम। 19वीं सदी की शुरुआत में ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस, मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। इसकी एक वजह यह थी कि संचार के नए तरीके विकसित हो रहे थे। पहली बार किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे और पुस्तिकाएं छप रही थी। ये चीज़ें न केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थी, बल्कि उन पांडुलिपियों के मुकाबले ज़्यादा लोगों की पहुंच में थी, जिनके बारे में हमने कक्षा 7 में पढ़ा था। लिहाजा आम लोग भी उन चीज़ों को पढ़ सकते थे। उनमें से बहुत सारे अपनी भाषाओं में लिखे थे और अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। नए शहरों में तमाम तरह के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर पुरुषों और कभी कभी महिलाओं के बीच भी चर्चाएं होती रहती थी। ये चर्चाएं आम जनता तक पहुंच सकती थी और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलनों से जुड़ी होती थी। इस तरह की बहसें अक्सर भारतीय सुधारकों और सुधार संगठनों की तरफ से शुरू होती थी। राजा राममोहन राय जो 1772 से 1833 इसी तरह के एक सुधार संगठन जो है सुधारक थे। कौन थे? राजा राममोहन राय। ठीक है, एक सेकेंड देखिए। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्मो सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया। कौन से, किसके नाम से? ब्रह्मो सभा के नाम से। ठीक है, किसने बनाया? राजा राममोहन राय ने ब्रह्मो समाज की स्थापना की। ठीक है, राजा राममोहन राय जैसे लोगों की सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। उनका विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का जो है नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हों। तो ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की? राजा राममोहन राय ने। ठीक है, राजा राममोहन राय देश के पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर थे। ठीक है, क्या थे राजा राममोहन राय? देश के पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने वाले और महिलाओं के लिए ज़्यादातर जो है स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर थे। मतलब कि जो महिलाएं हैं उनको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और उनको समानता भी मिलनी चाहिए। ठीक है, उन्होंने इस बारे में लिखा है कि किस तरह महिलाओं को जबरन घरेलू कामों में बांधकर रखा जाता था। उनकी दुनिया घर और रसोई तक ही सीमित जो है कर दी जाती थी और उन्हें बाहर जाकर पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। मतलब ये औरतों के बारे में बता रहे हैं, महिलाओं के बारे में। नेक्स्ट हेडिंग हमारी विधवाओं की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश। ये पिक्चर में दिखाए गए हैं राजा राममोहन राय। ठीक है, देखिए विधवाओं की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए उन्होंने क्या क्या कोशिशें की, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। राजा राममोहन राय इस बात से काफ़ी दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी ज़िंदगी में जो है भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी।
किस चीज़ के प्रति? सती प्रथा के प्रति मुहिम छेड़ी। तो सती प्रथा क्या थी? हमने ऊपर पढ़ा ना कि किसी का पति अगर मर जाता है तो उसको उस चिता में जो है जिंदा जलना पड़ता था। देखिए, राजा राममोहन राय संस्कृति, फारसी तथा अन्य कई भारतीय एवं यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। तो जिसको ज़्यादा भाषाओं का ज्ञान होता था उसको क्या कहते थे बताइए? हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था ना। उन्होंने अपने लेखन के जरिए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति जो है कहीं नहीं दी गई। मतलब उन्होंने लोगों को बताया कि प्राचीन ग्रंथों में जो है विधवाओं को जलने की अनुमति नहीं दी गई है। जैसा कि आपने अध्याय 6 में पढ़ा था, 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी जो है भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे थे। वे राजा राममोहन राय के विचारों को सही मानते थे क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी। फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। तो सती प्रथा पर पाबंदी कब लगाई? 1829 में, ठीक है, 1829 में। राजा राम मोहन राय ने इस अभियान के लिए जो रणनीति अपनाई उसे बाद के सुधारकों ने भी अपनाया। जब भी वे किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे तो अक्सर प्राचीन ग्रंथों में ऐसे श्लोकों या वाक्य ढूंढने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच का समर्थन करते हैं। इसके बाद वे दलील देते थे कि संबंधित वर्तमान रीति रिवाज प्रारंभिक परंपरा के खिलाफ है। मतलब अगर लोग वैसे तो कुछ मानते नहीं थे तो वो क्या करते थे, जो प्राचीन ग्रंथ थे, धार्मिक ग्रंथ थे, उनका हवाला देते हुए वो लोगों को बताते थे कि देखिए इस जो हमारा प्राचीन ग्रंथ है इसके अंदर भी ये चीज़, ये श्लोक कहीं नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो तब जो है लोग उनकी बातें समझते थे। देखिए ये एक कुंडों पर झूलने का त्यौहार है। इस लोकप्रिय त्यौहार में भक्त पारंपरिक अनुष्ठानों के तहत अजीब तरह के कष्ट सहने का अभ्यास जो है करते हैं। मतलब अपने आप को देखिए कैसे लटकाया हुआ है उन्होंने अपनी खाल में जो है डाल के। देखिए वे अपनी खाल में कुंडा भेद कर एक झूले पर लटक जाते थे। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जब यूरोपीय अफसरों ने भारतीय रीति रिवाजों को और अनुष्ठानों को बर्बर कहकर उनकी आलोचना शुरू की तो इस त्योहार की खासतौर पर आलोचना की गई। देखिए लोग जो है अपने परंपराओं के नाम पर क्या करते थे, अपनी खाल में जो कुंडा होता है, एक जैसे लोहे का तार लगा लो, अपनी खाल में अटका लेते थे और जो है ऊपर झूलते थे, झूलों की तरह ऐसे लटक जाते थे। तो अंधविश्वास भी लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। देखिए हम उन्हें लकड़ियों में बांध देते हैं, इसके बारे में देखिए। राजा राममोहन राय ने अपने विचारों का प्रसार करने के लिए बहुत सारे पर्चे लिखे हैं। इनमें से कुछ पर्चे किसी खास रिवाज के समर्थक और आलोचकों के बीच बहस के रूप में लिखे गए थे। सती प्रथा के बारे में इसी तरह का जो है एक उदाहरण देखिए। सती समर्थक क्या है? औरतें कुदरती तौर पर कम समझदार, बिना दृढ़ संकल्प वाली, भरोसे के योग्य नहीं होती हैं। उनमें से बहुत सारी खुद को अपने पति की मृत्यु के बाद उसके साथ ही जो है साथ जाने की कामना करने लगती है, परंतु वे कहीं धधकती आग में जो है भाग न निकले, इसके लिए हम उन्हें चिता की लकड़ियों में जो है कसकर बांध देते हैं। अब कोई जिंदा इंसान को जलाएगा तो दर्द तो महसूस क्या, दर्द तो होगा ना बहुत ज़्यादा। तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करते थे, लेकिन लोग क्या करते थे, उन्हें जो है बहुत कस के उसको जो है लकड़ियों से बांध देते थे। अगर फिर भी वो निकल भागती तो उसको मतलब डंडे से ही धका के उसके अंदर जो है धकेल देते थे। देखिए कैसे कैसी जो है रीतियाँ चली हुई थी उस टाइम पे। सती विरोधी, आप लोगों ने महिलाओं को अपनी स्वाभाविक क्षमता का प्रदर्शन करने का सही मौका कब दिया? फिर भला तुम ये कैसे कह सकते हो कि उनमें समझ नहीं होती? अगर ज्ञान और शिक्षा के बाद भी कोई व्यक्ति न समझ सकता या पढ़ाई गई चीज़ों का ग्रहण न कर पाए तो हम उसे अक्षम मान सकते हैं, परंतु अगर तुम औरतों को पढ़ने का मौका ही नहीं दोगे तो तुम उन्हें कमतर कैसे मतलब कह सकते हो? मतलब अगर तुम किसी को पढ़ने ही नहीं दोगे तो आप लोग कैसे कह सकते हो कि उसमें ज्ञान, उस मतलब वो पढ़ नहीं सकती या उसके अंदर ज्ञान नहीं है।
अगर पढ़ने के बाद, उसको पढ़ाने के बाद, समझाने के बाद अगर उसको चीज़ समझ नहीं आए तो हम उसको कमतर आंक सकते हैं, लेकिन जब पढ़ने का मौका ही नहीं दिया जाएगा तो हम किसी को जो है कमज़ोर या कमतर नहीं आंक सकते। ठीक है, देखिए उदाहरण के लिए प्रसिद्ध सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया। अंग्रेज सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया। 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया गया। कब किया? 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया गया जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे। उन्होंने विद्यासागर का भी विरोध किया और यहाँ तक कि उनका बहिष्कार कर दिया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य भागों में फैल गया था। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में वीरेश लिंगम पंतलु ने वीरेश लिंगम पंतुलु, ठीक है, ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। लगभग उसी समय बंबई में युवा बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। किसने किया? जो उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, इसके बावजूद विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या काफ़ी कम थी। विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था। इस तरह रूढ़िवादी तबके इस नए कानून का विरोध करते थे। ये देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती जी की एक तस्वीर दिखाई गई है। दयानंद ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। कब की? 1875 में जो है आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और ब्रह्मो समाज की स्थापना की आर्य, बताइए, ऊपर हमने पढ़ा था ना अभी, राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। और आर्य समाज की स्थापना किसने की? जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में। आर्य समाज ने हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया था। यहाँ से देखिए, लड़कियां स्कूल जाने लगती हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में इधर बताया गया है। बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना जरूरी है। अगर जो है महिलाओं की दशा सुधारनी है तो उसको पढ़ाना जरूरी है। कलकत्ता में विद्यासागर और बंबई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने जो है लड़कियों के लिए स्कूल खोले। 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खुले तो बहुत सारे लोग उनसे डरते थे। लोगों को भय था कि स्कूल वाले जो है लड़कियों को घर से निकाल कर जो है ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। मतलब घर वालों का क्या मानना था कि अगर लड़कियां पढ़ लेंगी तो वो बिगड़ जाएंगी और घर का जो काम नहीं करेंगी। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजर कर जो है जाना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे जो है लड़कियां बिगड़ जाएंगी। उनकी मान्यता थी कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से जो है दूर रखना चाहिए। फलस्वरूप 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज़्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचारों वाले पिता या पति की देखरेख में ही उन्हें जो है घर पर ही पढ़ाया जाता था। कई महिलाओं ने बिना किसी की मदद लिए खुद ही पढ़ना लिखना सीख लिया। क्या आपको याद है कि पिछले साल की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पुस्तक में आपने राज सुंदरी देवी के बारे में पढ़ा था ना? वे ऐसी महिलाओं में से थी जिन्होंने रात में दिए की टिमटिमाती लो में चोरी छिपे जो है पढ़ना लिखना सीखा था। 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिराव फूले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। तो किसके द्वारा खोले गए? 19वीं सदी में आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिराव फूले द्वारा महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में किसके द्वारा जो है स्कूल खोले गए? ज्योतिराव फूले के द्वारा। ठीक है, उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना
सीखने लगी। जो उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाएं थी वो अब क्या अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगी। उन्हें घर में ही जो है पढ़ाने के लिए शिक्षिकाएं जो है रखी जाती थी। इस स्थिति को देखते हुए मुमताज़ अली जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देते हुए कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। 19वीं सदी के आखिर में ही हिंदू में उपन्यासों का सिलसिला शुरू हुआ। इन उपन्यासों में महिलाओं को इस बात में के लिए जो है प्रोत्साहित किया जाता था कि वे धर्म और घरेलू साज संभाल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो किसने दिया कुरान शरीफ के आयतों का हवाला किसने दिया? मुमताज़ अली ने। ठीक है, जो मुमताज़ अली थी उन्होंने जो है कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देते हुए कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कुरान शरीफ की आयतों का हवाला किसने दिया? मुमताज़ अली ने। ठीक है, यहाँ से देखिए, हिंदू महाविद्यालय की छात्राएं 1875 19वीं शताब्दी में जब लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए तो आमतौर पर माना जाता था कि लड़कियों की पढ़ाई लिखाई लड़कों की पढ़ाई लिखाई से कम सख्त होनी चाहिए। हिंदू महिलाएं विद्यालय ऐसे शुरुआती संस्थानों में से था जहां वही शिक्षा दी जाती थी जो उस समय लड़कों को दी जाती थी। मतलब उनका मानना था कि लड़कों की अगर शिक्षा बहुत ज़्यादा है तो उससे जो बहुत कम उस मात्रा में लड़कियों को सिखाना चाहिए। ठीक है, इसके देखिए, महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगी थी। जो 20वीं सदी की शुरुआत में ही बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका अदा की। जैसे भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में जो है लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोले। तो किसने खोले? अलीगढ़ की लड़कियों के लिए किसने स्कूल खोले? जो भोपाल की बेगम थी। ठीक है, भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला। बेगम रुकैया सखावत हुसैन भी इस दौर की एक प्रभावशाली महिला थी जिन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। तो यहाँ से मतलब जिसने जहाँ पे स्कूल खोले इनके बारे में जो है ये चीज़ें दी जाएंगी। इसमें बताया गया है जो बेगम रुकैया सखावत हुसैन है, इसने कहाँ पे स्कूल खोले? जिन्होंने कलकत्ता में और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। वह रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचक थी और उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे में रखा है। 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने लगी थी। उनमें से कुछ चिकित्सक और कुछ शिक्षिका बन गई। बहुत सारी महिलाएं लिखने लगी और उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति में अपने आलोचनात्मक विचार प्रकाशित किए। पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की। तो स्त्री पुरुष तुलना किसने लिखी? ताराबाई शिंदे ने। ठीक है, ऐसे आएगा कि स्त्री पुरुष तुलना किसने लिखी थी? जो पुस्तक थी वो किसने लिखी? ताराबाई शिंदे ने। ठीक है, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई थी। ठीक है, संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करती हैं। तो संस्कृत की विद्वान पंडिता किसको माना गया? पंडिता रमाबाई का, क्योंकि उसको संस्कृत का ज्ञान था। ठीक है, उनको संस्कृत का जो है ज्ञान था। उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी थी। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की जहां ससुराल वालों के अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी। तो विधवा गृह की स्थापना किसने की? पंडिता रमाबाई ने। ठीक है, विधवा गृह की स्थापना किसने की? पंडिता रमाबाई ने। जहां ससुराल वालों के हाथों से अत्याचार झेल रही महिलाओं को जो है वहां पे रखा जाता था। वहां महिलाओं को ऐसी चीज़ें सिखाई जाती थी जिनके सहारे वे अपनी रोजी रोटी कमा सके। मतलब सिलाई करना और कोई ऐसा काम
जो हाथों से होता था। ठीक है, जाहिर है कि इन बातों में रूढ़िवादी खेमे के लोग काफ़ी आग बबूला हुए। उदाहरण के लिए बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को लगने लगा कि हिंदू महिलाएं पश्चिमी तौर तरीके अपना रही हैं, जिससे हिंदू संस्कृति जो है भ्रष्ट हो रही है। मतलब लोगों को क्या लगता था कि जो हमारी महिलाएं हैं वो पश्चिमी तौर तरीके अपना रही हैं और हमारे हिंदू धर्म को, हिंदू संस्कृति को जो है नष्ट कर रही हैं और पारिवारिक संस्कार नष्ट हो जाएंगे। रूढ़िवादी मुसलमान भी इन बदलावों के नतीजों को लेकर चिंतित थे। जैसा कि आप देख सकते हैं 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएं भी सुधार के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास लेने लगी थी। उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले और महिलाओं को संगठित किया। 20वीं सदी की शुरुआत में वे महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून जो है बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव महसूस करने लगी थी। उनमें से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलनों में हिस्सा लिया था। 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और जो है अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांगों का समर्थन किया। राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों व महिलाओं को वोट डालने के अधिकार जो है दे दिए जाएंगे, परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष पर ही जो है जोर देना चाहिए। तो यहाँ से देखिए, जब औरतों के पति मर जाते थे तो क्या होता था। अपनी पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना में ताराबाई शिंदे ने लिखा, तो स्त्री पुरुष तुलना किसने लिखी? ताराबाई शिंदे ने। ठीक है, क्या औरत को अपनी ज़िंदगी उतनी ही प्यारी नहीं होती जितनी कि तुम्हें अपने मतलब तुम्हारी ज़िंदगी प्यारी है। मतलब वो जो पुरुषों से बोल रही है कि औरतों को अपनी ज़िंदगी उतनी ही प्यारी है जितनी तुम्हें है। ये तो कुछ ऐसी बात हो गई मानो महिलाएं पुरुषों से बिल्कुल जो है अलग चीज़ों से बनी हो, मानो वे धूल या चट्टानों या जंग के लोहे से बनी हो और तुम्हारी ज़िंदगी शुद्ध सोने की बनी हो। तुम मुझसे पूछते हो कि मेरा क्या मतलब है। मेरा मतलब यह है कि औरतों का पति मर जाता है तो उसका क्या हश्र होता है। नाई आता है और उसके जो लहलहाते बाल हैं वो उनको काट देता है, मतलब सारे बाल उनके काट दिए जाते हैं सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी आंखों को ठंडक पड़ जाए। उसे शादी ब्याह, आओ भगत और उन शुभ अवसरों से बहिष्कृत कर दिया जाता है जहां विवाहित महिलाएं जाती हैं। और भला इन पाबंदियों की वजह क्या है? क्योंकि उसका पति मर चुका है, वह अभागी है, दुर्भाग्य उसके माथे पर खुदा हुआ है, उसका चेहरा देखा नहीं जाता, यह अशुभ होता है। मतलब ये सारी चीज़ें स्त्री पुरुष तुलना में लिखी गई है जो ताराबाई शिंदे जी ने लिखी है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हेडिंग हमारी है बाल विवाह के विरुद्ध कानून। ठीक है, देखिए महिला संगठनों के विकास तथा इन मुद्दों पर हो रहे लेखन की वजह से सुधारों के पक्ष में आवाज़ और मजबूत हुई, जो आवाज़ है और मजबूत हुई। लोग बाल विवाह जैसी स्थापित परंपरा को चुनौती देने लगे। केंद्रीय विधानसभा में बहुत सारे सांसद थे जिन्होंने बाल विवाह पर पाबंदी हेतु कानून बनाने के लिए संघर्ष किया। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। तो बाल विवाह निषेध कब पारित किया गया? 1929 में। इस कानून के बारे में वैसी कड़वी बहसें और संघर्ष नहीं हुए जैसे पुराने सुधारवादियों कानूनों के बारे में हुए थे। इन कानूनों के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती। ठीक है, पहले क्या था? 18 साल से कम उम्र की लड़की और 16 साल से कम उम्र की लड़की। 18 साल का लड़का होना चाहिए और 16 साल की लड़की। ठीक है, और बाद में यह उम्र बढ़ाकर क्या कर दी गई? 21 साल का लड़का और 18 साल की लड़की, ये कर दी गई। ठीक है, बाद में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, कि बाद में उनकी आयु कितनी कर दी गई थी? 21 साल और 18। पहले कितनी थी? 18 साल और 16 साल से कम इनकी शादी नहीं होती थी। ये देखिए एक चित्र दिखाया गया है जिसमें 8 वर्ष की लड़की है, 8 साल की लड़की। बताइए, 8 साल की दुल्हन। यह 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक बाल वधू का चित्र है। क्या आपको पता है कि आज भी हमारे देश में 20% से ज़्यादा लड़कियों की शादी 18 साल से पहले ही हो जाती थी। ठीक है, चलिए
तो स्टूडेंट ये काफ़ी बड़ा लेंदी चैप्टर है, तो इसको आधा हम जो है कल कर लेंगे, आधा आज हम कंप्लीट आधा करेंगे, आधा कल जो पूरा उसको हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ साथ जो है शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए, जिससे जो है क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट पॉलिटी वाली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।